चलिए फिर स्टार्टिंग। बेटा हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था हम रिवीजन नहीं कर रहे। हम लोगों ने अदर प्रोविजंस के सारे सेक्शंस देख लिए थे, और व्हेन इट कम्स टू टीडीएस ऑन पेमेंट हमने विनिंग वाला पोर्शन देख लिया था, कमीशन वाला पार्ट देख लिया था। आज हमारा टारगेट होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पार्ट और एम्प्लॉय वाला पार्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमें 5 सेक्शंस करने और एम्प्लॉय की कैटेगरी में 2 सेक्शंस करने हैं हमें, जो जिसपे हमें टीडीएस का डिडक्शन देखना है, कितना बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है। ये सारी बातें आज हमें करनी है क्लास। हमें टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेटा जो सेक्शंस है हमारे पास 194I, 194IA, IB, IC, LA, ये 5 सेक्शंस हैं जो जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मूवेबल प्रॉपर्टी भी कंसीडर्ड है सम केसेस में। यहाँ पर मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड वुड बी द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड हियर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टीडीएस है उसकी बात करता है। 194I, IA, IB, IC, LA, ये 5 सेक्शंस है बेटा जो टीडीएस प्रॉपर्टीज के पेमेंट पर डिडक्शन की बात करते हैं। चाहे प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई हो, चाहे प्रॉपर्टी आपने बेची हो, है ना, दोनों केस में चाहे प्रॉपर्टी बेची हो और उसका पेमेंट आपको मिलना हो तो टीडीएस काट के मिलेगा, चाहे आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी हो उसका पेमेंट आपको मिलना है तो उसका जो रेंट मिलना है उस पर टीडीएस काट के आपको पेमेंट मिलेगा बेटा। इसमें अपना पहला सेक्शन है बेटा 194I। 194I सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। 194I बोलता है जनरली रेंट ऑन टीडीएस, टीडीएस पर रेंट कब डिडक्ट। फर्स्ट सेक्शन इज 194I। बेटा सब लोग अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए। जिसने जहां से भी पहले पढ़ रखा है बेटा प्लीज डोंट चेंज द मटेरियल। जिसने जो भी पढ़ रखा है जहां से बेटा मटेरियल प्लीज चेंज मत करिएगा। आपको लगता है यहाँ से कुछ बेनिफिशियल पॉइंट है तो वो एड ऑन कर लो। यदि आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से तो ये मटेरियल फॉलो करोगे तो दैट इज वैलिड, बट ऑलरेडी पढ़ रखा है तो प्लीज डोंट चेंज योर मटेरियल। बेटा ऑलरेडी डीटी में बहुत कुछ है और आपने पहले जहां से पढ़ रखा है मटेरियल चेंज करोगे तो आप लोग इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे मेमोरी में। चलिए टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वुड बी द बेटर वर्ड। प्रॉपर्टी से रिलेटेड टीडीएस की बात कर रहे हैं। यस सर। इसमें अभी हमने देखा 194IA जनरल रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। 194IA बात करता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका जो पेमेंट मिलता है आपको उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट होना है। या फिर पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ। ये कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ है? छोटे वाले, स्मॉल मतलब जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, स्मॉल वाले मतलब ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिन पर टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, मतलब जिसमें 1 करोड़ और 50 लाख बिजनेस और प्रोफेशन की केस में उससे कम है बेटा, है ना। बिजनेस के केस में क्या है 1 करोड़ से कम है टर्नओवर और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रेसिट कितने से कम है 50 लाख से कम है, वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ। या फिर बेटा आपने कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रखा है, हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। या फिर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन सारे केसेस में जब पेमेंट किया जाएगा, चाहे वो रेंट का क्यों ना हो, चाहे वो कंसिडरेशन क्यों ना हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बाद, बेटा ये दोनों रेंट की बात करते हैं और यहाँ पर कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी, यहाँ पर रेंट की बातें हैं बेटा। और जो ग्रीन कलर से यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन दी जा रही है जब प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जो ग्रीन कलर बात करता है बेटा यहाँ पर कंसिडरेशन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। और जो पिंक कलर से मैंने कर रखा है बेटा ये बात करता है रेंट जब हम प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं। तो चाहे हमें कंसिडरेशन मिल रहा हो किसी भी पर्सन को या रेंट का पेमेंट मिल रहा हो तो उसको टीडीएस काट के पेमेंट मिलेगा। ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा 194I। 194I क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, सामने देखिएगा। बेटा मैंने बताया था कोविड रेट एप्लीकेबल नहीं है कितने केसेस में, सैलरी के केस में नहीं है सर, एनआर के केस में एप्लीकेबल नहीं है सर, 194B नहीं है, विनिंग नहीं है, दोनों विनिंग नहीं है। चाहे कार्ड गेम्स हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे हॉर्स रेस वाला हो, और एक कैश विड्रॉल वाले के केस में कोविड रेट एप्लीकेबल नहीं है। बाकी हर केस में जितने भी पेमेंट है बेटा टीडीएस में, सारे केसेस में क्या एप्लीकेबल है बच्चों, कोविड का रेट एप्लीकेबल है। मतलब जो भी नॉर्मल रेट है उसको 25% से क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 194IA भी एक्सेप्शन में नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने ये बताया था एक्सेप्शंस क्या क्या है सर, आपने एक्सेप्शंस बताए थे यहाँ पर कोविड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, कोविड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा वाला था बेटा, एक तो था टीडीएस ऑन सैलरी, जब भी सैलरी का पेमेंट किया जाएगा तो कोविड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, मतलब 25% नॉर्मल रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे। सेकंड क्या था बेटा 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स वाला, और एक 194BB कौन सा था, ये हॉर्स रेस वाला, और एक था 194N कैश विड्रॉल वाला, और एक था एनआर को जितना भी पेमेंट है।
बेटा ये सारे पेमेंट्स के केस में कोविड रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे, और इसके अलावा टीडीएस कोई भी पेमेंट किया जाएगा जहां पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो उस पर जो रेट डिफाइंड है उस पर क्या होंगे बेटा, नॉर्मल रेट नॉर्मल रेट को 25% से क्या रिड्यूस कर दिया जाएगा ड्यू टू, सो एज ए रिजल्ट यू विल गेट व्हाट, कोविड रेट। ओके बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इन सारे पेमेंट्स के केस में कोविड रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा जो भी पेमेंट है बेटा टीडीएस, हर केस में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा बेटा, रेट ऑफ टीडीएस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रीजन बीइंग क्योंकि आपसे अमाउंट ऑफ टीडीएस जनरली पूछा जाता है, और अमाउंट ऑफ टीडीएस कब निकलता है, जब रेट का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, राइट। तो आप लोग ये बिल्कुल याद रख लें, किसी के पास नहीं लिखा हो तो प्लीज नोट कर लें, आई विल गिव यू टाइम फॉर नोटिंग दिस, है ना। कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, मतलब इतना ज्यादा फास्ट ट्रैक नहीं है। आप लोग चाहेंगे नोट करने के लिए टाइम मांगेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या लिख रखा है तो वेल एंड गुड। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सबको। इस केस में टीडीएस रेट एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब केस में टीडीएस रेट एप्लीकेबल है। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स बेटा, जो क्लास में, यदि ये क्लियर है, जो आया था अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको भी क्लियर है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। Everyone please type yes in chat box, everyone. चलिए फाइन। देखिए बेटा 194I क्या बात करता है, 194I कहता है कि जब जब रेंट का पेमेंट किया जाएगा ना तब टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 194I क्या कहता है, जब रेंट का पेमेंट किया जाएगा, जब रेंट इनकम किसी के हाथ में रेंटल इनकम आ रही है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। बेटा कौन डिडक्टर होना चाहिए और किसे पेमेंट जाना चाहिए, कौन डिडक्टिव होना चाहिए। डिडक्टर बेटा कोई भी पर्सन चलेगा, कोई भी पर्सन मतलब इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी फर्म, इट कैन बी एओपी, बीओआई, कंपनी, सोसाइटी, एजेपी, कोई भी पर्सन जो 2 सबसेक्शन 31 में मेंशन। लेकिन कौन नहीं चलेगा, सर ये लोग नहीं चलेंगे, मतलब ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब हम लोग, आप लोग, राइट, आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, ये हम लोग कभी पेमेंट करते हैं एज एन इंडिविजुअल। और कौन से, जिनको जो पीजीबीपी में 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर नहीं है, या प्रोफेशन में कितना नहीं है, 50 लाख नहीं, मतलब जिनको क्या नहीं करवाना बेटा, टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, जिनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, छोटे वाले इंडिविजुअल एचयूएफ, स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ। स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ जब भी पेमेंट करेंगे बेटा रेंट का, तब टीडीएस नहीं काटेंगे। इनके अलावा कोई भी पेमेंट करेगा रेंट का तो क्या काटना है, टीडीएस। कोई भी पेमेंट करेगा बेटा रेंट का किसी भी पर्सन को तो टीडीएस काटेगा। पहले भी नॉर्मली ये प्रोविजन है बेटा, अब इसमें छोटे छोटे हर एक चीज के एक्सेप्शन है। मतलब इंडिया में कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट छोटे वाले इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट करेंगे तो उस पर क्या काटेंगे, टीडीएस काटेंगे। मोटा मोटा ये प्रोविजन है पहले। अब इसमें छोटे छोटे एक्सेप्शन। सर पेमेंट करेंगे या एंट्री करेंगे, क्वेश्चन पहला ये आता है, सर पेमेंट करेंगे या एंट्री करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है, पेमेंट करेंगे या एंट्री करेंगे। पहले पेमेंट करेंगे मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, या फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे या रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल करेंगे। कौन से केस में, जो चीज पहले कर दी उस केस में क्या काटेंगे बेटा, टीडीएस काटेंगे। क्या कहना चाह रहे हो सर, मैं कहना चाह रहा हूँ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आपने एंट्री करी, सपोज 100 रुपए का रेंट आपने डिडक्ट किया तो टू कैश कर रहे हो आप, तो इस पे क्या करोगे बेटा, टीडीएस पेएबल नाम का, सपोज फॉर एग्जांपल 90 रुपए दोगे और अज्यूम कर रहे हैं 10% आप क्या काटोगे, एक्चुअल रेट ही ले लेते हैं, 10% ही मान के चल रहे हैं, लैंड बिल्डिंग की बात हो रही है फॉर एग्जांपल। आपने क्या काटा, ये क्या होगी, कैश बेसिस हो गई बच्चों, जब आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, राइट। तो यदि ये आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, टीडीएस डिडक्ट करोगे। या फिर आप ऐसा कर रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हो 100 रुपए से, आपने रेंट पेएबल करा बेटा, क्या करा, रेंट पेएबल करा, कितने, 90 रुपए से, और टीडीएस पेएबल कितना हो जाएगा बेटा, चाहे आपने क्रेडिट करा हो, क्रेडिट मतलब एंट्री पास करा, ये एक्रू करा हो या एंट्री पास, ये दोनों केस में आपको क्या करना है, जो भी पहले किया, सपोज ये आपने कर लिया 31 मार्च, सपोज ये आपने 31 मार्च को कर दिया हो और ये आपने करा हो 5 अप्रैल को, तो टीडीएस कब डिडक्ट हो जाना चाहिए था, 31 मार्च। जो भी पहले हो रहा हो बेटा, जो भी पहले हो रहा हो उस डेट में क्या हो जाना चाहिए बेटा, टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए, राइट। हाँ सर, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर बेटा, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट छोटा वाला इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है किसी भी पर्सन को इंडिया में, किसी भी पर्सन को इंडिया में क्या करेगा बेटा, टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। कब करेगा, चाहे एंट्री कर दी हो चाहे
पेमेंट एक्चुअली कर दिया, उन दोनों में से जो भी पहले हो गया, चाहे काउंटिंग कर दी हो, एंट्री कर दी हो, या एक्चुअल पेमेंट कर दी, ठीक है, जो भी पहले हो गया हो बेटा क्या करेंगे, उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सर कितना टीडीएस डिडक्ट, कब टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कितना अमाउंट, 10 रुपए भी रेंट, सॉरी 1000 रुपए भी रेंट देंगे तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, नहीं, एक साल में कितने से ऊपर होना चाहिए बेटा रेंट, 2,40,000 के ऊपर रेंट होना चाहिए। कितने की लिमिट है बेटा यहाँ पर, exceeds 2,40,000, exceeds 2,40,000 in a financial year, exceeds 2,40,000 in a financial year, मतलब सामने वाले ने मुझे कोई अपना एसेट यूज करने दिया और उसके बदले में रेंट पे कर रहा हूं सामने वाले को, रेंट कितना होना चाहिए, कम से कम बेटा 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 2,40,000 से ज्यादा क्या होना चाहिए, रेंट का अमाउंट होना चाहिए बच्चों। और बेटा टीडीएस किस पे डिपेंड करता है, कितना रेट होगा, बेटा नेचर ऑफ एसेट पर डिपेंड करता है। कौन से एसेट की बात करें, याद करो बच्चों, जिस बच्चे ने पीजीबीपी पढ़ रखा है वो बच्चा याद करे बेटा, जिस बच्चे ने पीजीबीपी पढ़ रखा है बेटा, पीजीबीपी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर और इंटेंजिबल, करते हो बेटा, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हो बच्चों, यस सर। तो बेटा आप ये देखो यहां पर इन्होंने केवल प्लांट एंड मशीनरी के केस में रेट कितना लिया है, 2% लिया है, कितना लिया है बेटा, 2%, मतलब इस केस में क्या लिया है बेटा, 2%। बेटा याद करो जिसमें सबसे ज्यादा कैटेगरी थी ना, फर्दर सब डिविजन था बेटा, आ रहा हूं बेटा, अभी चालू किया, बताऊंगा सारी चीजें सर्वंग की बताता हूँ, 2%। बेटा इसके अलावा चाहे बेटा डेप्रिसिएशन लैंड पे जनरली लगता नहीं है इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं होता, इसलिए चाहे लैंड हो चाहे फर्नीचर हो, कोई भी एसेट अदर देन टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं, इंटेंजिबल नहीं टेंजिबल एसेट की बात, इसका कितना है बेटा 10% टीडीएस का रेट, राइट बेटा। यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूं तो कितना टीडीएस कटेगा बेटा, 2% टीडीएस कटेगा, कितना कटेगा 2%, और अदर देन प्लांट एंड मशीनरी तो कितना कटेगा बेटा 10%। डिपेंड करता है कौन सा एसेट के ऊपर रेंट पे किया जा रहा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केस, कौन सा एसेट के ऊपर रेंट पे किया जा रहा है, कौन सा एसेट के बदले में रेंट पे किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा बेटा, ओके बच्चों। हाँ अब बेटा क्वेश्चन ये आता है, अब एक पॉइंट आता है बेटा इसमें, इतना क्लियर है, मतलब इंडिया में कोई भी पर्सन अदर देन छोटा वाला इंडिविजुअल एचएफ किसी को भी पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे और अमाउंट 2,40,000 से ज्यादा होगा साल भर में तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस का रेट डिपेंड करता है एसेट कौन सा है, एसेट यदि प्लांट एंड मशीनरी तो 2%, इसके अलावा कोई भी एसेट तो कितना 10%, ओके बच्चों। अब बेटा सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड मैंने सपोज आप मेरे पास और मेरे ब्रदर के पास एक लैंड, मेरे और मेरे ब्रदर के पास जॉइंटली क्या है, कोई लैंड है बेटा, और वो लैंड मैंने सिद्धार्थ को क्या पे दिया, रेंट पर दे दिया, मैंने वो लैंड सिद्धार्थ को क्या पे दिया बेटा, रेंट पर दे दिया, तो मैं सिद्धार्थ मुझे रेंट पे करेगा बेटा, सिद्धार्थ मुझे रेंट पे करेगा, सपोज रेंट है बेटा 50,000 रुपए महीना, कितना रेंट है बेटा 50,000 रुपीज पर मंथ है, मतलब टोटल कितना हो गया 6 लाख हो गया बच्चों, 50,000 इंटू 12 कितना हो गया बेटा 6 लाख रुपए हो गया। तो जब सिद्धार्थ मुझे पे करेगा बेटा 6 लाख रुपए, और यदि मेरे और मेरे ब्रदर का 6 लाख ना बोल के एक काम करता हूं मैं 30,000 रुपए महीने बोल लेता हूँ, कितना बोल रहा हूँ सर 30,000 रुपए महीने बोल रहा हूँ, कितना 30,000 रुपीज पर मंथ रेंट है, साल भर में कितना हो गया बेटा 12, कितना हुआ बेटा है नहीं सॉरी 3,60,000 बेटा। टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं पहले बताओ, होगा बेटा, हेलो टीडीएस डिडक्ट होगा बच्चों, यस सर डिडक्ट है ना बेटा। 3,40,000 आ गया पर मंथ नहीं एनुअली से, 3,40,000 क्या हो गया साल भर का रेंट हो गया बेटा, 3,40,000 क्या हो गया बेटा साल भर का रेंट हो गया, राइट बेटा। लेकिन मैं बोल रहा हूं शुभम सर एंड शुभम सर के ब्रदर है ना, इन दोनों का शेयर क्या है डिफाइंड है, इनका 50% है, इनका 50% है लैंड में, ठीक है। मेरे ब्रदर का भी कितना लैंड में ओनरशिप थी 50% और मेरी भी कितनी ओनरशिप है 50%। तो कायदे से एक बात बताओ भाई, आधा लैंड मेरे भाई का है आधा लैंड मेरा है, तो आधे आधा रेंट दोनों का होगा बेटा, भाई आधा एसेट मेरे ब्रदर का है आधा एसेट मेरा, आधा आधा रेंट दोनों का होगा, भाई आधा रेंट मेरे ब्रदर का है आधा रेंट मेरा है, तो भाई आधा आधा रेंट दोनों का होगा बेटा। यदि सब कुछ रैशनली सोचे तो क्लबिंग व्लबिंग लगा के मेरे हाथ में टैक्सेबल कर दे ब्रदर की, आपने वो बात अलग,
लेकिन रैशनली स्पीकिंग बेटा क्या होगा, आधा रेंट किसका बनता है, मेरा, और आधा रेंट मेरे ब्रदर का बनता है। तो बेटा यदि को ओनरशिप है प्रॉपर्टी में, को ओनरशिप है एसेट में, क्या है को ओनरशिप, मतलब जो एसेट रेंट पे दिया जा रहा है उसमें मोर देन वन ओनर है और दोनों का शेयर डिफाइंड है, मेरा और मेरे ब्रदर का शेयर क्या है, डिफाइंड है कि मेरे ब्रदर का 50% है और मेरा कितना परसेंट है, 50% है। तो ये जो लिमिट होगी ना बेटा, दोनों ओनर के लिए सेपरेटली 250 240 कैलकुलेट होगी। तो बेटा यदि मैं इस लॉजिक को अपनाऊं तो मेरे ब्रदर के लिए भी लिमिट 240, मेरे लिए भी 240, मतलब यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों? यदि एक से ज्यादा ओनर है और दोनों का शेयर डिफाइंड है बेटा, और फिर टीडीएस की बात करते हैं, तो ये 2,40,000 साल भर की जो लिमिट है ना भाई, मेरे हाथ में भी इनकम होगी, मेरे ब्रदर के हाथ में भी इनकम होगी, मेरे ब्रदर के हाथ में भी 2,40,000 रुपए तक का रेंट का इनकम क्या है, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, और मेरे हाथ में भी 2,40,000, मतलब दोनों का क्या 180 हो गया, यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप एवरीवन। बेटा यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि ईच को ओनर शेयर डेफिनेट है, असर्टेनेबल है, लिमिट अलग अप्लाई होगा बेटा। सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी का 30% है, 70% है, तो दोनों के लिए 2,40,000 अलग से एप्लीकेबल होगा बच्चों। राइट बच्चों, यही बात हमने अलग से अभी बात करी। तो ये वाला पॉइंट काय के ऊपर था बेटा, ओनर वाला लिमिट के ऊपर। लिमिट कितनी होनी चाहिए वैसे तो नॉर्मली स्पीकिंग 2,40,000 से ऊपर, 2,40,000 भी नहीं चलेगा, 2,40,000 से ऊपर पर मंथ पर ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 2,40,000 से ऊपर होनी चाहिए। सर रेट कितना डिपेंड करता है, सर किसकी बात कर रहे हो, कौन सा एसेट की, प्लांट एंड मशीनरी 2%, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी 10%। बेटा अब ये बोला है किसी को भी पेमेंट कर रहे हो एक्सेप्ट बेटा इनको पेमेंट कर रहे हो ना, तो टीडीएस मत काटना, कितना ही अमाउंट ऑफ रेंट हो डजंट मैटर, कितना ही रेंट हो डजंट मैटर, टीडीएस डिडक्ट मत करना। कौन है बेटा ये लोग? यदि आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, यदि हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, लोकल अथॉरिटी को पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को पेमेंट कर रहा है, मतलब जो किसी लॉ के अंदर बनी है बेटा, एलआईसी हो गई है ना, गेल हो गई, सेल हो गई, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इनके केस में पेमेंट टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। या आरईआईटी है बेटा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है बेटा, ट्रस्ट होती है जिनका बेसिकली काम क्या होता है, रियल एस्टेट में डील करना होता है, प्रॉपर्टीज लाइक ए बिल्डर काम करते हैं इंडिया में, अपन इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे बेटा, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी जब रिवाइज करेंगे तो थोड़ी सी बात कर लेंगे। ओके, एक के हाथ में 2,40,000 से ज्यादा है और एक के हाथ में 2,40,000 से कम आया तो सिर्फ एक के ही, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सही बात है। ये क्या बोल रहे हैं बेटा, डाउट पहले ले रहा हूँ, डाउट ले रहा हूँ बेटा, डिडक्टिव कोई भी नहीं होगा, कौन नहीं चलेगा बेटा, गवर्नमेंट नहीं चलेगा, लोकल अथॉरिटी नहीं चलेगा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं चलेगा, आरईआईटी नहीं चलेगा, कौन कौन नहीं चलेगा सर आप बोल दीजिए, GAAR, गार बोल दूं बेटा, जनरली एक्सेप्टेड, हेलो गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आप पढ़ेंगे, फाइनल में जाके पढ़ेंगे, टैक्स में होता है। जी स्टैंड फॉर बेटा गवर्नमेंट, ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी, अगेन ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी, आर स्टैंड फॉर आरईआईटी। ओके, यदि गार होगा तो बेटा क्या नहीं होगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बेटा, गार होगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बच्चों, गार होगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो यहां पर भी एक्सेप्शन स्मॉल वाला और यहां पर भी एक्सेप्शन गार वाला है ना, यदि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट स्मॉल, यदि किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट गार पेमेंट कर रहे हैं 2,40,000 के ऊपर का, तो क्या होगा बेटा, टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके बेटा, इनका एक क्वेश्चन डाउट आया था अभी कि बेटा सपोज ए और बी दोनों का शेयर डिफाइंड है, सपोज मान के चल रहा हूँ 3 लाख है बेटा, कितना 3 लाख है, और बी का शेयर है 10% और ए का शेयर है 90%, तो इतना 2,70,000 रुपए रेंट किसके हाथ में आएगा, ए के, और एक के हाथ में आएगा 30 लाख। तो बेटा ए के लिए केस में टीडीएस डिडक्ट होगा, यस यस सर, और इसके केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बच्चों। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग, है ना? यदि एक के हाथ में 2,40,000 से ऊपर की इनकम जा रही है और एक के हाथ में 2,40,000 से कम है, तो टीडीएस डिडक्ट एक के केस में हो जाएगा, एक के हाथ में एक को पे करेंगे, जब एक को पे करेंगे तो क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा, और बी को पे करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ये किसका डाउट था, स्नेहा का डाउट था, क्लियर है बेटा स्नेहा? यस सर। क्लियर है।
सर्वज्ञ ने कुछ पूछा था। सर्वज्ञ क्या पूछ रहे थे बेटा? एक बार रीसेंड कर दे बेटा वापस से ना, सर्वज्ञ एक बार वापस सेंड कर दे बेटा। सो बेटा अब आप जब रेंट की बात कर रहे हो बेटा, तो रेंट को डिफाइन कर रखा है क्या इन्होंने? बेटा लोग क्या करते थे, एसएससी क्या करता था कि रेंट के अलावा और कोई पेमेंट के नाम से बोल देता था, रेंट वर्ड यूज नहीं करता था बेटा। जो डिपॉजिट देंगे अपन लैंडलॉर्ड को, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा बेटा। यदि वो डिपॉजिट पहले से एडजस्टेबल है, बोला है कि एडजस्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज रेंट। और यदि ऐसा बोला है कि इट विल बी रिफंडेबल, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए प्योर डिपॉजिट, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके हेलो, यदि वो डिपॉजिट एडजस्टेबल होगा लास्ट रेंट में, लास्ट मंथ के रेंट में, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए रेंट। और यदि एडजस्टेबल नहीं होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए प्योर डिपॉजिट, उसको रिफंडेबल है तो वो इनकम है ही नहीं। ओके चलो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे बेटा। रेंट इंक्लूड्स, कोई भी नाम से बुलाओ उस एसेट को यूज करने का पेमेंट, लीज बोल दो, कुछ भी बोल, अपफ्रंट पेमेंट बोल दो, एसेट यूसेज चार्जेस बोल दो, यूसेज चार्ज बोल दिया मैंने। हेलो, टीडीएस बचाने के लिए मैंने एग्रीमेंट में क्या लिख दिया? यूसेज चार्ज। क्या लिख दिया बेटा? यूसेज चार्ज लिख दिया। तो क्या रेंट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा? गवर्नमेंट ने इस चीज को खत्म करने के लिए क्या बोला? कोई भी नाम से बुलाओ भाई, एसेट को यूज करने का पेमेंट है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंट बोलेंगे, और टीडीएस डिडक्ट करने को आपको कहेंगे। कोई भी नाम से बुलाओ, डजंट मैटर। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चीज बेटा, वेदर ओनर हो चाहे नहीं, भाई रजिस्टर्ड ओनर हो चाहे नहीं हो, रेंट मिल रहा है ना तुम्हें। सपोज फॉर एग्जांपल, क्लबिंग जिसने पढ़ा है आपको पता होगा। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बिल्डिंग है, फ्लैट है, मैंने उसका रेंट अपनी वाइफ को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। मैंने बोला जो भी रेंट होगा मेरी मदर के अकाउंट में, वाइफ के अकाउंट में देना। हेलो, मेरी मदर के अकाउंट में, मेरी वाइफ के अकाउंट में देना। तो भाई चाहे ओनर हो चाहे नहीं हो, टीडीएस डिडक्ट होगा। चाहे ओनर हो चाहे नहीं हो, भाई जिसको पेमेंट करना है वो ओनर हो चाहे नहीं हो, टीडीएस को डिडक्ट। आप रेंट पे कर रहे हो ना, आप टीडीएस डिडक्ट कर लो भैया। बाकी सामने वाला ओनर है नहीं है, तुम्हें क्या मतलब? भाई तुम रेंट पे कर रहे हो ना, तुम टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर लो। सामने वाला ओनर है नहीं है, वो तुम्हारा मतलब नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी नन ऑफ योर बिजनेस है ना। आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने वाला ओनर है नहीं है, आप तो रेंट नाम से पे कर रहे हो ना, तो आप टीडीएस डिडक्ट कर लो। राइट बच्चों, आप टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट। बेटा रेंट में इंक्लूड होगा एडवांस रेंट। रेंट में क्या इंक्लूड होगा? एडवांस रेंट इंक्लूड होगा। एडवांस रेंट मतलब मैंने बेटा बेटा एसेट को यूज करने से पहले बेटा मंथ के बिगनिंग में रेंट पे कर रहा हूँ, या वेयर हाउसिंग का रेंट। बेटा वेयर हाउसिंग भी तो क्या एक बिल्डिंग है बेटा, वेयर हाउस भी। हेलो, व्हाट इज वेयर हाउस? वेयर हाउस इज काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ना। व्हाट इज बिल्डिंग? कोई भी लैंड जिसके ऊपर रूफ है और 4 दीवारें खड़ी हुई है बेटा, दैट इज बिल्डिंग इन सिंपल टर्म्स है ना। वेयर हाउस भी तो क्या है बेटा? बिल्डिंग है। और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, जो मैंने अभी इसने पूछा, सर्वज्ञ ने पूछा था ना बेटा, क्या पूछा था सर्वज्ञ ने? कि भाई जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं? बेटा वो एडजस्ट होने वाला है, आगे रिफंड नहीं होगा एज इट इज, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। और एडजस्ट हो जाएगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो क्या इनको रेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, एडवांस हो चाहे वेयर हाउसिंग का रेंट हो। आ रहा हूँ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, इन सब पे क्या होगा बेटा? टीडीएस डिडक्ट होगा। सर if a business then use their property in business, if a businessman। सॉरी सर, ये इम्प्रॉपर है, मैं प्रॉपर तरीके से लिख के भेजती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, एक बार लिख या बोल दे बेटा, एक मिनट लास्ट में करते हैं डिस्कस, बोल दीजिएगा बेटा, कोई इशू नहीं। देखिए बेटा इतना क्लियर है बच्चों, रेंट में कोई भी नाम आ सकता है, किसी भी नाम से बुलाओ। रेंट इंक्लूड एडवांस रेंट, वेयर हाउसिंग रेंट, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, सब इंक्लूड होता है। बेटा आपकी बुक में 2 सर्कुलर दे रखे हैं, वो सर्कुलर के ऊपर बात कर लेते हैं। बेटा एम्प्लॉय ने होटल अकोमोडेशन लिया, एम्प्लॉय कौन है? इंडिविजुअल है, और उसको क्या कंपनी रीइंबर्स कर रही है? वो रेंट कंपनी क्या कर रही है? रीइंबर्स कर रही है। हेलो, अब कंपनी क्या कर रही है? वो रेंट को रीइंबर्समेंट कर रही है, तो क्या टीडीएस काटेगी कंपनी? हेलो, टीडीएस काटेगी कंपनी? नहीं काटेगी। वो रीइंबर्समेंट कर रहा है रेंट का। मैं होटल में गया सपोज फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के ऑडिट से गया है ना, उस कंपनी ने क्या करा? सर आप एक काम करना, पहले पूरा पेमेंट कर देना, जो भी होटल में आपका हो मुझे बिल दे देना, हम कंपनी से उसको क्या करवा लेंगे? रीइंबर्स करवा लेंगे। ओके, तो कंपनी ने क्या करा बेटा? वो रेंट का मुझको रीइंबर्समेंट दिया, तो क्या टीडीएस काट के पे होगा? नहीं होगा बेटा, पहली चीज। सेकंड बेटा, लमसम लीज प्रीमियम। बेटा ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट गवर्नमेंट ने उसको क्लियरली बोला कि इस सेक्शन में कवर मत करना। तो बेटा कोई लमसम लीज प्रीमियम हुआ या अपफ्रंट लीज चार्ज हुआ, तो इसको रेंट जैसे ट्रीट नहीं करना है, मतलब 194I के अंदर कंसिडर नहीं करना है। बेटा आपको जब भी एग्जाम में लीज प्रीमियम वर्ड दिखे,
अपफ्रंट लीज चार्जेस दिखे, उसके केस में 194I मत लगाना। ओके, आपको जब भी कोई क्या दिखे, लीज प्रीमियम दिखे या अपफ्रंट लीज चार्जेस दिखे, उसके केस में 194I मत लगाना। इतना क्लियर है बच्चों? इतना सबको क्लियर है बच्चों? मैंने क्या बोला एक बार शॉर्ट में बस कंपाइल कर देते हैं बेटा। क्या बोला? कोई भी पर्सन एक्सेप्ट स्मॉल, किसी भी पर्सन को क्रेडिट या पेमेंट कर रहा है एक्सेप्ट गार, कितने अमाउंट का रेंट? 2,40,000 से ऊपर का। टीडीएस कटेगा अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2%, उसके अलावा है तो 10%। यदि को ओनर है तो सबका शेयर यदि डेफिनेट है, डिफाइंड है, तो हर ओनर के लिए लिमिट कितनी होगी? 2,40,000। रेंट मतलब किसी भी नाम से बुलाओ बेटा, है ना, यूसेज चार्ज होना चाहिए, लैंड एसेट के बदले में होना चाहिए। प्लस क्या बोला? रेंट इंक्लूड एडवांस रेंट, वेयर हाउसिंग रेंट, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। फिर एक अपन ने सर्कुलर पढ़ा है, दो सर्कुलर पढ़े, एक में एम्प्लॉय को एज ए रीइंबर्समेंट मिल रहा है, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, या लीज प्रीमियम में अपफ्रंट लैंड लीज चार्जेस हो रहा है तो 194I में ट्रीट नहीं होगा। क्लियर है बेटा सबको? एवरीवन? हाँ, इस केस में याद रखना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं। ओनर है चाहे नहीं है, आपने टीडीएस पे कराना, आपने रेंट पे करा, टीडीएस डिडक्ट करना आप लोग, आपको करना है बेटा। ओनर है नहीं है आपका टेंशन नहीं है, ओके, रेंट एग्रीमेंट में उसको पेमेंट करना है ना, कर देना भाई। हाँ बेटा, आप डाउट पूछ लीजिए इस सेक्शन में जो जो डाउट है। सर लीज प्रीमियम वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्ज में अगर ये विद इन अ पीरियोडिक रेंट, विद इन अ पीरियोडिक में एडजस्टेबल होता है तब भी इसे रेंट नहीं मानेंगे? बेटा देखो, यहाँ पर इन्होंने जो सर्कुलर में डिफाइन करा है ना, आपको जो बुक में दिखा, एक मिनट बुक निकालो जरा, बता रहा हूँ। अब बुक निकाल लो, एक बार बुक में डिस्कस कर लेता हूँ चीज। देखो आपकी बुक में लैंग्वेज क्या है, उसको बात करते हैं। वे आर नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट पीरियोडिक रेंट। वर्ड बेटा नॉन एडजस्टेबल लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो जरा। यदि एडजस्टेबल नहीं है ना तो अपफ्रंट मानेंगे, है ना। यस सर। यदि एडजस्ट करेंगे तो फिर 194I में ट्रीट करेंगे, रेंट जैसा ही होगा। ओके, यदि एडजस्टेबल है तो बेटा 194I में ट्रीट करेंगे, और काय के जैसा हो गया बेटा? एडजस्टेबल हो गया, राइट शिवानी? यस सर। सर एक और डाउट है हाँ कि हाँ, अगर बिजनेसमैन अपनी ही प्रॉपर्टी यूज करता है अपने बिजनेस में एज अ रेंटल प्रॉपर्टी, तो सर उस प्रॉपर्टी पे भी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे? एक बार बताइए, नोशनल रेंट एज डिडक्शन अलाउ होता है क्या बिजनेस को? नोशनल रेंट हो गया पहले तो बताइए, एक्चुअल रेंट नहीं पे करेंगे। यस सर। नोशनल रेंट का डिडक्शन मिलता है? नहीं मिलता ना। हेलो, नोशनल यस रेंट का डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा, क्योंकि अमाउंट रीजनेबल नहीं होता, अमाउंट असर्टेनेबल नहीं होता बेटा, रिलायबल नहीं होता। ठीक है, अमाउंट ओके असर्टेन सर। रिलायबल नहीं होता, नोशनल रेंट डिडक्शन नहीं मिलता, तो नोशनल रेंट पे डिडक्शन भी नहीं मिलता, तो उस पर टीडीएस की बात होगी नहीं। ठीक है, ओके सर। चलिए, क्लियर है बच्चों सब लोगों को? एवरीवन, 194I इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बेटा। अब बेटा 194I जो पढ़ा हमने, इसी को बेटा 194IB पहले पढ़ेंगे बेटा। 194IB देखना पहले बेटा सब बच्चे। 194IB क्या कहता है बेटा? यदि छोटे वाले इंडिविजुअल को ये कवर करता है बेटा, किसको कवर करता है? छोटे वाले इंडिविजुअल को। कहता है इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज नॉट लायबल टू टैक्स। देखो बेटा, वहां पर छोटे वाले को हटा दिया था, ये भी रेंट पर ही है टीडीएस बेटा, रेंट पर ही टीडीएस है बेटा, लेकिन कौन से वाले हैं बेटा? छोटे वाले हैं यहाँ पर। मतलब जो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना है सर। मतलब हम जैसे लोग जब भी रेंट पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कोई बिजनेस नहीं, हम भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे। हाँ बेटा, यदि तुम 50,000 रुपए महीने से ऊपर का रेंट दे रहे हो ना, यदि तुम 50,000 रुपए महीने से ऊपर का रेंट दे रहे हो, तो तुम्हें भी क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है। अब बेटा फिर हमें 10 नंबर लेने जाना है क्या सर? नहीं बेटा, ये एक एक्सेप्शन है, या हमें 10 नंबर नहीं लेना, हमें पेन नंबर से भी काम चल जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? मेरे पास 10 नंबर नहीं है, मेरे पास कैसे काम चल जाएगा बेटा? मेरे पैन नंबर से, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूं, और मैं सामने वाले को 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर, ठीक है, किसी भी रेसिडेंट को 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहा हूँ, तो बेटा मुझे टीडीएस काट के पेमेंट करना है? हाँ सर, टीडीएस काट के पेमेंट करना है। क्या करना है मुझे? टीडीएस बेटा मैं जो जो बात कर रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, बाकी जो लिखा है उसको इग्नोर कर दो अभी के लिए, आप 5 मिनट है ना। मैं सारी एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा सामने स्क्रीन पे आपके। 50,000 के ऊपर का पेमेंट कर रहा हूँ तो क्या काटूंगा बेटा? टीडीएस डिडक्ट करूंगा बेटा। पर मंथ? हाँ सर। क्या रेंट भी पर मंथ काटूंगा? नहीं सर बेटा, वन टाइम इन ईयर। कब काटूंगा बेटा? वन टाइम इन ईयर। क्या हर महीने टीडीएस? प्रैक्टिकली सोचो, कंप्लायंस कितना हेक्टिक हो जाएगा।
भाई मैं रेंट पे कर रहा हूँ, मैं बिजनेस भी नहीं कर रहा, एक नॉर्मल इंडिविजुअल यही करता रहूंगा क्या? मैं वैसे भी इतना टैक्स सेवी नहीं हूँ, है ना, ऑनलाइन नहीं कर सकता, मैं जाके जमा करूंगा। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, फॉर द ईज ऑफ कंप्लायंस एक साल में एक बार जमा करो। किस साल? लास्ट में। यदि लेकिन आप साल के बीच में प्रॉपर्टी खाली कर रहे हो तो उस मंथ में कर दो भाई। वैसे तो भाई मार्च में कर दो आप, है ना, साल भर का टीडीएस कब जमा करो? मार्च में जमा कर दो। लेकिन यदि आपने सपोज फॉर एग्जांपल दिसंबर में प्रॉपर्टी खाली कर दी, या आप अगस्त में प्रॉपर्टी खाली कर रहे हो, तो भाई जिस साल प्रॉपर्टी वेकेट कर रहे हो उस मंथ में आप क्या करो, उस साल का पूरा जो टीडीएस आपने काटना चाहिए था वो डिडक्ट करके जमा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? मैंने क्या बोला? वैसे तो आपको मंथ, ईयर का एंड में जो मंथ आ रहा है उस मंथ में आपको क्या करना है? टीडीएस जमा करना है, किसका? जितना भी आपने रेंट पे करा साल भर। ठीक है भाई, सपोज फॉर एग्जांपल किसी बंदे को मैंने, सर आप और समझा दो, सपोज फॉर एग्जांपल बेटा किसी बंदे को मैंने 51,000 रुपए रेंट पे करा। कितना पे करा बेटा? 51,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करा 10 महीने के लिए। ठीक है, कितना रेंट होता है बेटा टोटल? देखो जरा, 5,10,000 का कितना परसेंट बेटा? 5%। 25,000। हेलो, कितना? 25,500 हो गया बेटा टोटल टीडीएस। मुझे एक बात बताओ बेटा, वन टाइम इन ईयर टीडीएस कब डिडक्ट करना है? एक बार ही डिडक्ट करना है साल भर। साल भर का टीडीएस एक बार में डिडक्ट करना है। मतलब मैं क्या करूंगा बेटा, सपोज सर 12 महीने कर लो इसको, क्या बेटा 12 कर लो, चलो कोई, कितना हो गया? 6,12,000 रुपए। इस पे कितना परसेंट बेटा? 5%। कितना होता है बेटा? 30,600। बेटा मार्च का मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ उस बंदे को, है ना, 51,000 रुपए मैं रेंट देने जा रहा हूँ, तो मैं कितना टीडीएस काटू टोटल? कितना पे करूं उसको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मार्च का पे करने जा रहा हूं तो साल भर का क्या काट के दे दूं उसे बेटा? टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर दूं बच्चों। एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? हर महीने टीडीएस नहीं काटना। मार्च का जब पेमेंट करने जा रहे हो बेटा, ईयर के एंड का, तब उसका जितना भी साल भर का टीडीएस बनता है वो एक साथ काट के क्या कर दो बेटा, उसको पेमेंट कर दो। बेटा ये सेक्शन में जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो क्या है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर अर्लियर जैसा नहीं है, ईयर के एंड का लास्ट पेमेंट, ईयर का लास्ट पेमेंट, है ना। यहाँ पर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर अर्लियर नहीं है, ईयर का लास्ट पेमेंट। ये बेटा एक अकेला सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स में जहां पर वन टाइम इन ईयर क्या कर रहे हैं? टीडीएस डिडक्ट करवा रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों? समझ में आया बेटा? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और भी कुछ चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। चलिए बच्चों, सर बेटा डाउट इस सेक्शन के लास्ट में लेता हूँ, डाउट लास्ट में लेता हूँ बेटा सेक्शन। देखो बच्चों, वन मोर थिंग बेटा, मुझे मार्च में टीडीएस डिडक्ट करना है, मतलब पेमेंट कब तक करना पड़ेगा? 30 अप्रैल। मार्च का टीडीएस कब जमा होता है बेटा? 30 अप्रैल। तो बेटा कब तक डिपॉजिट करना है? विद इन 30 डेज। हेलो, कब तक करना है बेटा? 30 डेज बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कब तक जमा करना है? 30 दिन के अंदर अंदर बेटा। कितना परसेंट रेट है? 5%। वहां पर कितना था? 2 और 10। कितना था? 2 और 10 था। नॉर्मल रेंट में कितना था? 2 और 10। यहाँ पर छोटे वालों को हटाया था, वहां पर यहाँ छोटे वालों को अलग से, छोटे वालों के लिए सेक्शन दिया है ना, अलग से छोटे वालों के लिए सेक्शन दिया। क्या बोला है कि भाई तुम लोगों, यदि आप लोग 50,000 से ऊपर का रेंट डिडक्ट करके पेमेंट करोगे तो टीडीएस कितना डिडक्ट करोगे? 5% का। सर पेन नंबर लेना है मुझे? नहीं बेटा, पेन नंबर की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी शुड बी इन इंडिया, जरूरी नहीं। मेरा इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी है बेटा, मैंने जो रेंट पे लिया, इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी पे लिया, तो उस पर भी रेंट जो पेमेंट करूंगा टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करूंगा। बेटा 206 एप्लीकेबल होगा? हाँ सर होगा। सर फिर हमें भी लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16 इशू करना पड़ेगा? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर, वहां पर भी आपको रिलैक्सेशन दे रखा है, वहां भी रिलैक्सेशन दे रखा है, 26 एज से निकाल लेगा वो बेटा, इतना नहीं कर पाएंगे। वहां पर भी रिलैक्सेशन है बेटा, वहां पर भी रिलैक्सेशन है, इतना नहीं कर पाएंगे बेटा। चलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर भी होगी तो भी चलेगा। अब बेटा इस सेक्शन के डाउट पूछ लीजिए क्या बेटा, ये एनी पर्सन जहां जहां लिखा है ना, मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सब लोग कवर्ड है ना, चाहे वहां की बात कर रहे हो चाहे यहाँ की बात कर रहे हो, मतलब 190। बेटा प्लीज ये कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस याद रखना प्लीज एवरीवन। बेटा ये सीक्वेंस याद रखना कि 194 आई के बाद आई भी पढ़ना है। हेलो, क्योंकि क्या होगा जब एक के बाद एक पढ़ेंगे रिलेट करके पढ़ते हैं तो एक भूलते हैं तो दूसरे से याद आती है जी। यदि मैं ये भूलूंगा तो वो वाला, या रिवाइज करूंगा तो ये वाला याद आएगा मुझे, कि यदि मैं बोलूंगा वहां एक्सेप्शन है स्मॉल का तो स्मॉल यहाँ कवर्ड है। हेलो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स टू कनेक्ट थिंग्स प्रॉपर्ली, बिकॉज यदि कनेक्ट प्रॉपर्ली करेंगे अपन तो रिकॉल इजीली हो पाएंगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यदि आपने सिक्वेंशियली पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस तरह आप लिख लो अपने रिवीजन के टाइम पे। बेटा ये वंस फॉर ऑल कर रहे हैं अपने, मान के चलो एग्जाम के टाइम एक बार आप कर रहे हो, मान के चलो एक बार ही एक आध बार करने का मौका मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा आपको टीडीएस रिवाइज करने का या जो प्रथम कर, इसलिए मैं इनफ टाइम दे रहा हूँ बेटा आपको, है ना? क्लियर है बच्चों सब लोगों को ये चीज? किसी को डाउट है बेटा इस पर्टिकुलर सेक्शन 194 आईबी में? किसी को डाउट है बेटा? सर ये बुक में तो व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड वाले, उसमें व्हिचएवर इज अर्लियर वाला कौन सा पॉइंट है? एक मिनट बेटा आ रहा हूँ। 194 आईबी 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 हाँ बेटा 194 आईबी वाला पॉइंट बेटा एक्चुअली ये जो है ना लास्ट मंथ में ही करना है। अब लास्ट मंथ में आप चाहे क्रेडिट करो चाहे एंट्री पेमेंट कर दो, जो भी कर रहे हो, ठीक है लास्ट मंथ में, लेकिन चाहे एंट्री कर रहे हो चाहे पेमेंट कर रहे हो वो बात बोल रहे हैं ना। अब पेमेंट किसी भी मोड से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो कैश से कर रहे हो। ओके हेलो शिवानी क्लियर है बेटा? कौन पूछ रहा था? दृष्टि क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, और तो कुछ भी नहीं है बेटा। 194 IB is clear to everyone, right? Beta, please type yes in the chat box, everyone. Please type yes in the chat box, everyone. चलिए देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा कुछ सेक्शंस हैं रेंट वाले, जो दो सेक्शन से हमने कवर कर लिए, 194I एंड 194IB। पूरे इनकम टैक्स में दो पेमेंट है जहां पर रेंट पर टीडीएस डिडक्ट होना है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी को आप जब सेल करते हो या ट्रांसफर करते हो तो उसके बदले में जो कंसिडरेशन का पेमेंट होता है, तो कंसिडरेशन किसी के हाथ में इनकम बनती है, तो वो कंसिडरेशन जो है बेटा उस पर टीडीएस डिडक्ट होना है या नहीं होना है, कब होना है ओके, वो बात करने वाले हैं। अब रिमेनिंग जो तीन सेक्शंस हैं प्रॉपर्टी बेस्ड कौन से हैं? IA है बेटा, IC है और LA है। IA IC LA सेक्शन 194IA की बात कर रहे हैं बेटा। 194IA क्या बोलता है? 194IA सिंपल भाषा में बोलूं तो कहता है यदि आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो ना इंडिया में और कंसिडरेशन कितने का पेमेंट कर रहे हो, भाई मैं आपको लैंड बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? मैं आपको जमीन बेच रहा हूँ, कितने कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ बेटा? 50 लाख या उससे ज्यादा का पे कर रहा हूँ। कितना पे कर रहा हूँ? 50 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या काट के दूंगा बेटा? 1% का टीडीएस काट के आपको पेमेंट। सिंपल भाषा में तो ये सेक्शन क्या बोलता है? इंडिया में कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को क्या कर रहा है बेटा? 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो भाई 50 लाख या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो आप, तो क्या काट के दोगे? 1% टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। 1% टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। यदि 50 लाख या मोर देन आप क्या कर रहे हो बेटा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हो। अब बेटा कब कर रहे हो? एनी पर्सन बेटा जो परचेस करेगा वही पे करेगा बेटा। बेटा जो प्रॉपर्टी खरीदेगा वो पे करेगा, जो सेल करेगा वो तो इनकम होगी उसके हाथ में। तो परचेसर क्या कर रहा है? कोई भी पर्सन बेटा, रिमेंबर रेसिडेंट है ना, यहाँ कौन है बेटा? किसको पे कर रहा है? रेसिडेंट को पे कर रहा है। टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एक बार ये वाली चीज को कंफर्म कर लेना है राइट।
विच एवर द लैंड। बेटा याद रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं करा, मैंने कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कर रखा है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बाय एनी मोड अदर देन कंपलसरी एक्विजिशन, क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन के लिए बेटा सेक्शन है 194 LA। 194 LA कौन सी बात करता है? कंपलसरी एक्विजिशन। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है बेटा? यदि कंपलसरी एक्विजिशन है तो 194 LA लगेगा, और अदर देन कंपलसरी एक्विजिशन है तो कौन सा सेक्शन लगेगा बेटा? 194 IA। 194 IA क्या बोलता है बेटा? 50 लाख या उससे ऊपर का आपने क्या करा, कंसिडरेशन पे करा, तो 1% क्या काटना है आपको? टीडीएस डिडक्ट करना है। बेटा याद रखना, यहाँ पर कंसिडरेशन में सारे चार्जेस इंक्लूड होंगे, चाहे क्लब मेंबरशिप हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे इंसिडेंटल हो, या कोई भी चार्जेस, ये सारे चार्जेस इंक्लूड होंगे जब आप लिमिट निकालोगे। बेटा असेसी क्या करेगा? कॉमन सेंस लगाओ। असेसी क्या करेगा बेटा? असेसी क्या करेगा कि भाई कंसिडरेशन तो प्रॉपर्टी की क्या है? 49 लाख है। कितनी है? 49 लाख। और हम मेंटेनेंस के नाम से क्या बुक कर रहे हैं? 3 लाख रुपए। इलेक्ट्रिसिटी का रेंट एडवांस, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है 1 साल का, एडवांस में 2 लाख फॉर एग्जाम्पल। इस तरह क्या करता है? बाइफरगेट कर देगा बेटा असेसी। और जब बाइफरगेट कर देगा बेटा इस केस में तो क्या होगा? जब बाइफरगेट कर देगा तो 50 लाख के कम लिमिट हो जाएगी बेटा, और जब 50 लाख की लिमिट कम हो जाएगी बेटा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हेलो, इस तरह उन्होंने क्या बोला बेटा? ये उन्होंने बोला बेटा कोई भी चार्जेस पे कर रहे हो आप प्रॉपर्टी के कंटेस्ट, कोई भी चार्जेस पे कर रहे हो, हम कंसिडरेशन 50 लाख का जब लिमिट निकालेंगे ना बेटा तो सब इंक्लूड करेंगे। जब 50 लाख का लिमिट निकालेंगे ना बेटा तो सभी चीज इंक्लूड करेंगे बेटा। जब 50 लाख का लिमिट निकालेंगे बेटा तो हम सभी चीज इंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, 50 लाख या उससे ऊपर का आप जब पेमेंट कर रहे हो तो 1% क्या काटोगे बेटा? टीडीएस डिडक्ट करोगे बेटा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोविड रेट एप्लीकेबल है, मतलब 0.75% क्या हो जाएगा? 25% लेस कर दूं बेटा इसमें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? कोविड रेट एप्लीकेबल होगा बेटा, मतलब कितने रेट पे टीडीएस कटेगा बेटा? 0.75%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सबको क्लियर है? सर हाँ बेटा। सर जो हम अंडर सेक्शन 50C में डीम्ड कंसिडरेशन मान लेते हैं, यहाँ पे हम रियल कंसिडरेशन में टीडीएस डिडक्ट करेंगे या डीम्ड कंसिडरेशन में? देखो 50C की आप जब बात कर रहे हो मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली बात कर रहे हो ना, शुड नॉट बी यस लेस सर। देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। देखो बेटा क्या डीम्ड कंसिडरेशन मतलब आप क्या बोल रहे हो? मतलब जब एग्रीमेंट हो गया तब की बात कर रहे हो? डीम्ड कंसिडरेशन वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या बोलना चाह रहे हो? डीम्ड कंसिडरेशन वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर बेटा, क्या बोलना चाह रही है? सर जब हम स्टैम्प वैल्यू को मान लेते हैं कि इतना ये कंसिडरेशन है, अगर वो फेयर वैल्यू से कम होती है तो हाँ, उस बेटा क्या होता है यहाँ पर? ये जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रिकॉल करो बेटा सब लोग। ये बोल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन है ना, इट शुड नॉट बी लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन, राइट? जब आप कैपिटल गेन की बात करते हो तो दैट शुड नॉट बी लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए टीडीएस के लिए, एक्चुअली सामने वाले ने तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थोड़ी पे की होगी। हेलो, ओके सर। भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो पे की होगी, वो यस सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। सामने वाले के हाथ में इनकम क्या बन रही है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, है ना? मैं सामने वाले को जितना पे कर रहा हूँ उतनी तो इनकम आ रही है सामने वाले को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो केवल मैं कैपिटल गेन के लिए कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। और बेटा किसी को डाउट है इस पॉइंट में? आगे बढ़े? ठीक है सर। 194 IA हो गया है बेटा, 194 IB की बात भी हो गई है, 194 IC पे आ जाओ। IC के पहले बेटा 194 LA में देख लेते हैं। LA क्या बोलता है कि आपने अभी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसफर कोई भी अलाउ करेंगे हम, लेकिन कंपलसरी एक्विजिशन अलाउ नहीं करेंगे। कंपलसरी एक्विजिशन सभी समझते हैं बेटा। सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई किसी का लैंड है, वो डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए भाई गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया कंपलसरी, है ना? जमीन अधिग्रहण नियम वगैरह पास हुआ था बेटा, काफी एजुकेशन हुआ था थोड़े टाइम पहले। कंपलसरी एक्विजिशन बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, आप लोगों को याद हो तो कंपलसरी एक्विजिशन एक मोड ऑफ क्या है? ट्रांसफर है। ये भी क्या है? एक मोड ऑफ ट्रांसफर है जो वैलिड है एज पर लॉ बेटा, है ना? इनकम टैक्स क्या बोलता है? कंपलसरी एक्वायर कर सकती है सरकार।
बेटा सरकार के अलावा कोई कंपलसरी एक्वायर करता है जो ट्रांसफर वैलिड है क्या नहीं? बेटा आपकी जमीन कोई सरकार के अलावा एक्वायर कर लेता है कंपलसरी, कहता है आपकी जमीन तो मैं लूंगा, आपकी इच्छा हो चाहे नहीं। बेटा ये तो इलीगल ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा, कब्जा माना जाएगा। एक्चुअल उन्होंने तो आपको, लेकिन सरकार के पास राइट है कि वो आपकी जमीन आपकी बिना इच्छा के एक्वायर कर सकती है, राइट? तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहेगी बेटा? उस केस में गवर्नमेंट आपको क्या देगी? कॉम्पनसेशन देगी। गवर्नमेंट आपको क्या करेगी बेटा? कॉम्पनसेट करेगी। और बेटा जब कॉम्पनसेशन देती है तो एक कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉम्पनसेशन। आपने कैपिटल गेन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, एक कंपनसेशन होती है ओरिजिनल कंपनसेशन, गवर्नमेंट ने डिसाइड करी कि इतने एकड़ ऑफ लैंड पे इस एरिया में इतना कंपनसेशन दिया जाएगा, या उस पर्सन, उस किसान को या उस पर्सन, ठीक है? अब आपको लगा वो कंपनसेशन क्या इनफ नहीं है सर, तो आप कहां चले गए बेटा? कोर्ट में चले गए। कहां चले गए आप? कोर्ट में चले गए। और कोर्ट ने एक फैसला आपके फेवर में सुनाया, उनने बोला गवर्नमेंट तुम इनको और ज्यादा कंपनसेशन दो, एनहेंस दो। क्या दो? बढ़ा के और दो, जितनी दे रहे थे सपोज 50 लाख दे रहे थे, और 10 लाख दो, इनको कम मुआवजा दे रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या देगी बेटा? एनहेंस कंपनसेशन। तो चाहे ओरिजिनल कंपनसेशन हो चाहे एनहेंस कंपनसेशन हो, दोनों के केस में क्या कटेगा बेटा? टीडीएस कटेगा। और दोनों के केस में क्रेडिट और पेमेंट नहीं सर, पेमेंट के वक्त। कब कटेगा बेटा? पेमेंट के वक्त टीडीएस कटेगा। सर कितने रुपए तक कंपनसेशन मिलेगी तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज्यादा होगी, मोर देन 2.5 लाख होगी बेटा, तो क्या कटेगा बेटा? टीडीएस डिडक्ट होगा। मोर देन 2.5 लाख होगी तो क्या कटेगा बेटा? टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना डिडक्ट होगा बेटा? 10%। बेटा याद करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने 2% और 5% दो अलग थे, बाकी 10% चल रहा है। हेलो, 194 आई में 2% 10%, आईबी में कितना? 5%, आईबी में कितना? 5%। कंपलसरी एक्विजिशन इसके पहले नॉर्मल में कितना बेटा? 1%। और इसमें कितना बेटा? 10%। इसमें कितना बेटा? 10%। बेटा यही भूलोगे और कुछ नहीं भूलोगे, यही लिमिट रेट इन्हीं में भूलोगे बेटा, और कहीं गलती नहीं होगी, इन्हीं चीजों में भूलोगे बात। ये तो याद रह जाएगा कि ये था। इसके बाद बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड सब होगा, लैंड, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड बीइंग अ कैपिटल एसेट। मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूड नहीं होगा, अर्बन होगा बेटा। हेलो, कैपिटल एसेट कौन सा वाला बेटा? अर्बन वाला, क्योंकि रूरल तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं, ठीक है बेटा। एक पॉइंट और ये देखो बेटा, क्या होता है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक एक्ट होता है, इसके अंदर कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है आपको तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, क्योंकि वो अमाउंट क्या होता है बेटा? एग्जेम्प्ट होता है बेटा। राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट होता है, ऑल्सो अपन को नहीं जानना क्या है क्या नहीं है, अपन को ये जानना इस एक्ट के तहत कोई भी मुआवजा दिया गया, कोई पेमेंट दिया गया, तो वो जो अमाउंट मिला वो सामने वाले के हाथ में क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है, इसलिए टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, इसलिए टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो बेटा सिंपल बात याद रखनी है, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में एनहेंस कंपनसेशन हो, ओरिजिनल कंपनसेशन हो, 2.5 लाख के ऊपर का पेमेंट मिल रहा है, 10% टीडीएस काट के सरकार पेमेंट करेगी। ओके बेटा, यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं बेटा। मैक्सिमम केस में क्या होगा? गवर्नमेंट ही होगा बेटा, गवर्नमेंट के अलावा कोई हो नहीं सकता बेटा। हेलो, गवर्नमेंट ही होगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज ओनली एम्पावर्ड टू कंपल्सरीली एक्वायर प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ही कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती बच्चों। हेलो एवरीवन, बेटा क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर बेटा। लास्ट सेक्शन अंडर 194 आई 190 इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के केस में 194 आईसी बेटा, टीडीएस अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। बेटा सब लोगों ने कैपिटल गेन पढ़ा होगा, है ना? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? सपोज फॉर एग्जांपल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करो, है ना, या कोई एक पर्टिकुलर केस की बात करो, यहाँ पर आपके पास छोटा सा लैंड है बेटा, आप सबके पास मिलकर छोटे लैंड है, बट आप इंडिविजुअली उस लैंड को डेवलप नहीं करना चाहते। बिल्डर क्या कहता है? आप सबकी जमीन मुझे दे दो, मैं इसके ऊपर फ्लैट बनाऊंगा, और उसके बदले में आप चाहे फ्लैट ले लेना है, जमीन की कीमत ले, ठीक है? मतलब सारी सबकी प्रॉपर्टी मिलके क्या कर रहे हैं? ज्वाइंटली डेवलप की जाए, ठीक है? तो अब जब बिल्डर ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत, कि सबके लैंड को मिला के हम क्या करेंगे? ज्वाइंटली डेवलप करके एग्रीमेंट करके आपकी प्रॉपर्टी ले ली। अब क्या कर रहा है बिल्डर? उस पर प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है बेटा। हेलो, बिल्डर क्या कर रहा है बेटा? उस पर प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है। तो उस प्रॉपर्टी डेवलप करने के बाद हो सकता है बिल्डर कहते हैं कि इसमें से आप अपने लैंड के बदले में 10 फ्लैट ले लो, या आप कैश ले लो अपनी जमीन, दोनों चीजें हो सकती हैं। कहता है बिल्डर कि हमने जो मल्टी बनाई है उसमें से 4 फ्लैट ले लो, या क्या ले लो बेटा? कैश ले लो। तो बेटा चाहे पेमेंट काय में किया जा रहा हो, कैश में किया जा रहा हो, चाहे काइंड में किया जा रहा हो, बिल्डर जब भी आपको चाहे कैश में पेमेंट करेगा चाहे काइंड में पेमेंट करेगा, क्रेडिट या पेमेंट मतलब, तो क्या काट के देगा बेटा? टीडीएस काट के। क्या काट के पेमेंट करेगा बेटा?
टीडीएस काट के पढ़ोगे बेटा। जब काइंड में दे रहा है तो उसकी क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू। हेलो, जब काइंड में पेमेंट होगा तो क्या चाहिए बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू। और जब कैश में पेमेंट हो रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जब काइंड में पेमेंट होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस फ्लैट की। और क्या है बेटा, अमाउंट इनटू रेट। अमाउंट कितना है बेटा, एनी अमाउंट है यहाँ पर ना, अमाउंट डिफाइंड नहीं है, मतलब एनी अमाउंट बेटा। हेलो, कोई भी अमाउंट कितना भी पे कर रहा है बेटा। हेलो, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी, तो बेटा कितना टीडीएस कटेगा, 10%। एवरीवन, सबको क्लियर है बेटा, कुछ भी नहीं है डिस्कस करने लायक इसमें, राइट है ना। हेलो एवरीवन, क्लियर है बच्चों? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज एवरीवन। बेटा 194 आई के अंदर लिमिट कितनी थी, जल्दी जल्दी मुझे रिकॉल करवा दो, लिमिट्स और रेट्स खत्म जल्दी। 194 आई में लिमिट कितनी थी, जल्दी जल्दी जल्दी। 2,40,000। रेट कितना था, प्लांट एंड मशीनरी 2%, 2%, अदर 10%। इधर कितनी लिमिट थी आईबी में, इंडिविजुअल एचएफ वाले 50,000 के ऊपर, है ना। रेट कितना था, 5%। ठीक है बच्चों। उसके बाद 194 आई ए, और आई ए के बाद में क्या पढ़ूंगा, एल ए। हेलो प्लीज रिमेंबर द सीक्वेंस बच्चों। ये कंसिडरेशन था कितना, हेलो लिमिट बोलो बराबर जल्दी से, लिमिट 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 5 लाख। हेलो 5 लाख की लिमिट थी क्या, रिकॉल करो एक बार, कितने लिमिट है बच्चों, जल्दी प्लीज। सर 50 लाख। सर 50 लाख पे 1%। 50 लाख के ऊपर की 50 लाख भी इंक्लूडेड है सर 50 लाख के, सर 50 लाख भी इंक्लूड है, इंक्लूड है बेटा। कोशिश करा करो जब भी 10-12 लाख के ऊपर हो ना, तो प्राइमा फेसिस सोचा करो वो भी इंक्लूड होगी। गवर्नमेंट चाहेगी ना वो अमाउंट भी पकड़ में आ जाए। बेटा 10-12 लाख के ऊपर होगी गवर्नमेंट क्या चाहेगी, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए होगी तो गवर्नमेंट क्या आएगी, 2-2.5 लाख के ऊपर हो बेटा। कॉमन सेंस लगाओ, सरकार की साइकोलॉजी समझो बेटा। 10-20 लाख के 10-1 लाख के ऊपर होगी, सरकार क्या चाहेगी, 10 लाख का अमाउंट भी इंक्लूड हो जाए, 20 भी इंक्लूड हो जाए, 50 भी इंक्लूड हो जाए, चाहेगी ना, ज्यादा टैक्स मिलता है। और 2-2.5 लाख होगा तो सरकार की 2.5 लाख के ऊपर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लाख छोड़ देते, है ना। इसमें कितना है बेटा, एलए में कितना है, एनी अमाउंट, एलए में एनी 10%। अमाउंट, एलए में एनी अमाउंट की 2.5 लाख बेटा। एलए में एनी अमाउंट नहीं था, एनी अमाउंट जॉइंट डेवलपमेंट में था ना। हेलो 2,50,000 पे 10%। यस सर, 2,50,000 बेटा। ये देखो छोटा लग रहा है अमाउंट, तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। इससे ऊपर है बेटा, हेलो 2,50,000 से ऊपर वाला कितना परसेंट, 10%। और बेटा 194 आई बी कितना है, एनी अमाउंट, आई सी सॉरी, ये क्या है, जॉइंट डेवलपमेंट ना, एनी अमाउंट। रेट कितना है सर, 10%। प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज इंस्टीट्यूट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है बेटा। प्लीज रिमेंबर दिस, इंस्टीट्यूट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जनरली। ठीक है बच्चों, एवरीवन, सब लोगों बेटा 50,000 इंक्लूडेड है क्या, अबव 50,000 है, 50,000 में इंक्लूडेड है, अबव 50,000 है सर, अबव 50,000। और ये बेटा 2,40,000 से ऊपर है। यस सर। देखो बेटा, फिर मैंने वही लॉजिक बताया, देखो छोटे छोटे अमाउंट है ना बेटा, 10 लाख से कम है जनरली, तो इस केस में गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव नहीं रखा उन अमाउंट को। लेकिन जहां 50 लाख आया तो 50 लाख को भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ओके, जहां 50 लाख आया सरकार ने क्या करा, 50 लाख को भी इंक्लूड कर दिया। एवरीवन क्लियर है बच्चों, बेटा सब लोगों को क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बेटा आज जो पढ़ा है एक बार शॉर्ट में फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं बेटा, देन वाइंड अप कर रहे हैं, टाइम हो गया। 194 आईए क्या कहता है बेटा, जनरल रेंट के बारे में बात करता है। मैंने बताया था 194 आईए पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, 194 आईबी पढ़ना है।
194 आई में क्या पढ़ा था अपन ने? 194 आई में पढ़ा था बेटा हमने, बेटा प्लीज रिपीट विथ मी, सब लोग अनम्यूट हो जाओ बेटा प्लीज, कोशिश करो एक बार आप लोग रिकॉल करने की, आप सब लोग सीख चुके हैं अभी वापस, प्लीज अनम्यूट हो जाओ बेटा, बैकग्राउंड में साउंड नहीं है तो अनम्यूट हो जाओ। मैंने क्या बोला? कोई भी डिडक्टर स्मॉल के अलावा, क्योंकि स्मॉल का में कवर्ड है, आईबी में कवर्ड है। क्या है? पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट होगा तो टीडीएस कटेगा 2%, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर के इसमें 10%। असेसी का क्या होना चाहिए? ओनर हो नहीं हो डजंट मैटर। उसके बाद टीडीएस डिडक्ट कब नहीं होगा? गार के केस। उसका ओनर के केस में हर केस में लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट होगी। रेंट कोई भी नाम से बुलाओ, रेंट कोई भी नाम से बुला सकते हो। उसके बाद रेंट में एडवांस रेंट इंक्लूड होगा, वेयर हाउसिंग रेंट इंक्लूड होगा, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट होगा। दो सर्कुलर थे बेटा, एम्प्लॉय को रिइंबर्समेंट मिल रहा है या लमसम प्रीमियम हो रहा है, जो क्या नहीं है, नॉन एडजस्टेबल है। जो नॉन एडजस्टेबल है उस पर क्या कटेगा बेटा? जो एडजस्टेबल है उस पर टीडीएस कटेगा, जो नॉन एडजस्टेबल है उस पर टीडीएस इस सेक्शन में नहीं कटेगा, बाकी और कहीं कटेगा, वो देखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था 194 आईबी के बारे में। 194 आईबी क्या बोलता है? छोटे वालों को कवर कर रहा है। छोटे वाले कौन हो गए? इंडिविजुअल एचयूएफ छोटे वाले हो गए, तो 50,000 से ऊपर का कैसे पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। कितना टीडीएस काटेंगे? 5%। यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है बेटा, वन टाइम पेमेंट है नहीं यार, क्रेडिट और पेमेंट विचएवर अर्लियर है, लेकिन टीडीएस कब कटेगा? एक बार कटेगा साल भर में। हमने एग्जांपल डिस्कस किया था यहाँ पर, क्या सपोज फॉर एग्जांपल 30,600 रुपए रेंट बनता है, टीडीएस बनता है, तो लास्ट पेमेंट जब करेंगे 51,000 का, उसमें 30,600 पेमेंट डिडक्ट करके 20,400 पेमेंट किया जाएगा। ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ हमने बात की थी बेटा 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, पैन नंबर से भी काम चल जाएगा बेटा। इनकम टैक्स में दो सेक्शन ऐसे हैं ना पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, एक 194 आई है और एक 194 आई बी। यहाँ पर 194 आई है मतलब जहां पर कंपलसरी एक्विजिशन वाला, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला पॉइंट है, जहां पर छोटे वाले इंडिविजुअल कवर होंगे ना बेटा, छोटे वाले कवर होंगे। यहाँ पर भी एनी पर्सन कवर्ड है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ जिनको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, और यहाँ पर भी छोटे वाले कवर्ड है। जहां पर छोटे वाले कवर्ड होंगे उनको 10 नंबर लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेगी सरकार, उनके पास पैन नंबर होगा, उससे भी काम चल जाएगा। क्या बोला? पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी इंडिया में जरूरी नहीं होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड पैन नंबर नहीं लेगा तो 12-20% टीडीएस कटेगा, 200 है। ठीक है, ये बात करी थी हमने। उसके बाद मैंने बात की थी 194 आईए में बोला था यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो आप 50 लाख के ऊपर या 50 लाख की, तो 1% टीडीएस काट के आप पेमेंट करोगे। यहाँ भी पैन नंबर 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, पैन नंबर से काम चल जाएगा आपका। कंसिडरेशन में सारे चार्जेस इंक्लूड होंगे, ये अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने बात की थी बेटा, अपन काय पे आ गए थे? डायरेक्टली 194 एलए पे आ गए थे। कंपलसरी एक्विजिशन इन केस ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गए थे अपन। यहाँ पर ओरिजिनल एनहेंस कंपनसेशन दोनों इंक्लूड होगा। 2.5 लाख तक मत काटना टीडीएस, 2.5 लाख के ऊपर का पेमेंट होगा तो पूरे अमाउंट पे क्या काट लेना? टीडीएस काट लेना। कितना परसेंट? 10% का टीडीएस काट लेना। रिमूवेबल प्रॉपर्टी में सब इंक्लूड होगा, लैंड, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड, कैपिटल एसेट होना चाहिए, बट रिमेंबर करना एग्रीकल्चर लैंड है तो ठीक है। और राइट टू फेयर कंपनसेशन के अंदर कोई भी पेमेंट मिलता है तो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो उसके ऊपर टीडीएस की चर्चा नहीं होगी बेटा। उसके बाद मैंने लास्ट सेक्शन की बात की थी, 194 आईसी की बात की थी। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कितना भी अमाउंट पे किया जा रहा है उसमें 10% टीडीएस का पेमेंट किया जाएगा, चाहे कैश में हो, काइंड में हो। काइंड में होगा तो एफसीआर मार्केट वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, सबको क्लियर है? प्लीज बेटा 2 मिनट सामने। वन डाउट इन 194 कौन सा बेटा? हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, यस बेटा। सर, वन डाउट इन 194 IB। हम्म, सर, जैसे लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी है, जैसे अगर मैंने हम्म। दिसंबर में ही मकान छोड़ दिया, तो सर उस मंथ के विद इन 30 डेज में टीडीएस सबमिट करूंगी या फिर 31 मार्च के बाद? 31 मतलब यू मीन टू से कि मैंने दिसंबर में मकान छोड़ दिया और दिसंबर का टीडीएस जमा करने की डेट होती है 7 जनवरी, है ना? दिसंबर के केस में टीडीएस जमा करने की डेट क्या होती है बेटा? यस सर। 7 जनवरी। तो उस केस में भी बेटा 30 डेज का यहाँ पर आपको प्रोविजन है सच। 1 मिनट में, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा। उस केस में भी इन लोगों ने 30 डेज का टाइम दिया है ना। नॉर्मली तो 30 डेज आपको कब दिया जा रहा है? मार्च के केस में वैसे भी दिया जाता है। यहाँ पर कितना टाइम दे रखा है? ये सेक्शन ही कहता है आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, छोटे लोग हो, आपको इतना कन्वीनियंट नहीं होगा, 30 दिन में कर देना, कोई इशू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।
बेटा आप लोग क्या करेगा, प्लीज सारे बेटा सब लोग बच्चे प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जो जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। बेटा आप सब लोग सारे लिमिट्स और सारे रेट जो मैं पढ़ा चुका हूँ सेक्शन, उसकी प्लीज एक पेज पे समरी बना लेना, लिमिट्स और रेट्स की बच्चों। ओके बेटा सारे लिमिट्स और सारे रेट की प्लीज समरी बना लेना आप लोग। ओके बच्चों, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू विल डू दैट। ओके सर। है ना, सारे रेट्स और सारे लिमिट की प्लीज समरी बना लेना नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के बाद, मतलब वेडनेसडे तक। वेडनेसडे को कोशिश करिए। क्या बोल रहे हैं बेटा? थर्ड क्लास यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई है बेटा थर्ड क्लास में अभी अपलोड हुई है, अभी थोड़ी देर पहले करी, अब हो गई होगी बेटा, आ गया होगा, क्लास के जस्ट पहले अपलोड हुई है बेटा। ओके है ना, अब आ गया होगा। ठीक है बच्चों ना, थैंक यू। किसी का डाउट है क्या? सर। नहीं है, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर। क्लोज कर रहा हूँ, थैंक यू।